हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्की एजुकेशन। और आज हम देखेंगे क्लास 10th की हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। और इसका टॉपिक देखने वाले हैं वो है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी या जर्मन यूनिफिकेशन आप कह सकते हो कि जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ। पहले जर्मनी बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइडेड था। ये सारे स्टेट्स एक कैसे होते हैं और इसको एक करने में सबसे ज्यादा रोल किसका रहता है। हालांकि बहुत ज्यादा विस्तार से तो इसमें ये टॉपिक नहीं दिया हुआ है क्लास 10th में, फिर भी हम कोशिश करेंगे बिल्कुल सिंपल भाषा में समझने की। अब यूनिफिकेशन, किसी चीज को एक करने की कब जरूरत पड़ती है? जब चीजें बिखरी बिखरी रहती हैं। और डेफिनेटली इसको करने में किसी एक दो या दो चार महान शख्सियत का बहुत ज्यादा रोल रहता है। तो उसमें यहाँ पे मैंने ये पिक लगा रखी है। ये है ओटो वॉन बिस्मार्क। ओटो वॉन बिस्मार्क। बिस्मार्क जर्मनी का यूनिफिकेशन का जो मेन जो क्रेडिट दिया जाता है, वो मेन क्रेडिट किसको दिया जाता है? ओटो वॉन बिस्मार्क को। और भारत में ओटो वॉन बिस्मार्क किसको बोला जाता है पता है आपको? भारत में ओटो वॉन बिस्मार्क बोला जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, आप सबको पता होगा जब देश हमारा आजाद हुआ था तो उस समय पर 565 प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे। 565 प्रिंसली स्टेट, इन सबको एक भारत करने का, एक भारत में बनाने का जो श्रेय था वो किसको जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसीलिए इसीलिए आपको पता होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक स्टैचू है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी, एकता का जो मतलब स्टैचू है, पता है ना? तो ये वही शख्सियत है, ये वही महान व्यक्ति हैं जिन्होंने जर्मनी को एक किया, ओटो वॉन बिस्मार्क। तो जर्मनी के यूनिफिकेशन की शुरुआत करते हैं। अभी पहले हम देखेंगे, ये है आपका आज का यूरोप। आज के यूरोप में आप देखोगे बहुत सारे आपको देश दिखाई देंगे। इधर यूके, ये है आयरलैंड, यहाँ पे है फ्रांस, फ्रांस की बगल में है जर्मनी, इधर बगल में पोलैंड, और ऊपर डेनमार्क है ना। ये सारे देश आपको ध्यान रखने हैं। और नीचे आप देखोगे, नीचे यहाँ पे इटली है, और यहाँ पे एक देश है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया नाम आपने हिस्ट्री में बहुत सुना होगा। ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया वियना कांग्रेस जो हुई थी, वियना ऑस्ट्रिया की कैपिटल है ना। 1815 में वियना कांग्रेस हुई थी ना। कमेंट करके बताइए 1815 में जो वियना कांग्रेस हुई थी या ट्रीटी ऑफ वियना हुई थी, उसमें किस किस के बीच में हुई थी, या हम कह सकते हैं उस जो वियना कांग्रेस को हेड किसने किया था, या उसको चेयर किसने किया था, उसको होस्ट किसने किया था, वो आपको कमेंट करके बताना है। तो जर्मनी के आसपास के देश देख लो, इधर एक तरफ फ्रांस है, नीचे यहाँ पे ऑस्ट्रिया है, ऊपर नीदरलैंड, यहाँ पे डेनमार्क है। ये कई सारे आसपास के इसके देश हैं। ये है आज का यूरोप। मगर पहले 1815 की बात कर रहा हूँ, जर्मनी कैसा हुआ करता था। ये सारा की सारा जो पोर्शन है, ये मतलब वही है जो आज की डेट में जर्मनी है। नीचे आप देखोगे ऑस्ट्रिया, यहाँ पे फ्रांस देखोगे, ऊपर और भी देश है जो देख सकते हो आप। यहाँ पे नीदरलैंड है, ऊपर डेनमार्क है। तो ये कई सारे पार्ट हुआ करते थे, जिसमें अभी एक नाम देखने को मिलेगा, प्रशिया। यहाँ पर आपको कोई प्रशिया नाम का देश नहीं दिखाई देगा है। तो ये वही प्रशिया है जिसने जर्मनी के यूनिफिकेशन के लिए क्या की, लीडरशिप अपने हाथ में ली और ये जिम्मेदारी ली कि यस, हम यूनाइट करेंगे जर्मनी को। जर्मनी के यूनिफिकेशन में कुछ 4-5 मेन इवेंट है जिनका आपको ध्यान रखना है। कौन कौन सी मेन इवेंट है? नंबर 1, 1861 में विलियम कैसर रूलर ऑफ प्रशिया बन जाते हैं, प्रशिया के रूलर बन जाते हैं। प्रशिया एक इंपॉर्टेंट जगह है जिसने यूनिफिकेशन किया था। 1862 ओटो वन बिस्मार्क, इनको चांसलर अपॉइंट कर दिया था। हालांकि अपनी 10th वाली बुक में सीएम दे रखा है, तो हम वही लिख के आना है, पर फिर भी आपको ये स्टैंडर्ड में इवेंट बता रहा हूँ। 1861 विलियम कैसर ये रूलर बन जाते हैं प्रशिया के। 1862 ओटो वन बिस्मार्क ये चांसलर बन जाते हैं। अब 3 लड़ाइयां होती हैं, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रशिया की 3 लड़ाइयां होंगी। प्रशिया सबसे पहले डेनमार्क से लड़ता है 1864 में, है ना। प्रशिया फिर आपको 1866 में देखने को मिलेगा ऑस्ट्रिया से लड़ेगा और कुछ टेरिटरी लेगा। फिर 1817 फाइनली प्रशिया की लड़ाई होती है फ्रांस से, और फिर और कुछ टेरिटरीज ले लेता है। तो ये 3 लड़ाइयां होती हैं, लगातार 3 लड़ाइयां होने के बाद आपको देखने को मिलेगा जर्मनी एक हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ इवेंट है, आप चाहो तो उनको इवेंट्स को वहां पे लिख के आ सकते हो। अब हम शुरुआत करते हैं अपनी बुक में क्या दे रखा है ना। After 1848, nationalist sentiments were promoted by conservative, often for capturing state power and political domination over यूरोप। आपने देखने को मिलेगा 1848 में क्या हुआ था, वहां पर रेवोल्यूशन स्टार्ट हो जाती है यूरोप में। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं वो कोशिश करती हैं कि स्टेट पर अपना कंट्रोल बना रहे, पावर में अपना कंट्रोल बना रहे, और वो पावर को मतलब छोड़ना नहीं चाहते थे। जर्मनी में आपको देखने को मिलेगा नेशनलिस्ट फीलिंग बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड मतलब फैल जाती हैं। और जर्मनी में जो नेशनलिस्ट जो फीलिंग्स हैं सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे मिडिल क्लास में। या आप कह सकते हो जर्मन यूनिफिकेशन में एक बहुत बड़ा रोल रहता है किसका? मिडिल क्लास का। 1848 में ही मिडिल क्लास ने जर्मनी के अलग अलग रीजन्स को एक करने की कोशिश की, नेशन स्टेट में कन्वर्ट करने की कोशिश की, कि एक ऐसा देश बनाने की कोशिश की जो एक इलेक्टेड पार्लियामेंट के द्वारा गवर्न किया जाएगा। ध्यान देना,
जर्मनी में जो नेशनलिस्ट फीलिंग है वो किसके अंदर इमर्ज होकर आती है, मिडिल क्लास के अंदर। इसी मिडिल क्लास ने जर्मनी को एक करने की कोशिश की, जर्मन को फेडरेशन बनाने की बात की, सॉरी जर्मन को फेडरेशन को नेशन स्टेट बनाने की बात की, जो इलेक्टेड पार्लियामेंट के द्वारा गवर्न होगा। और इस चीज की जिम्मेदारी कि भाई कौन करेगा यूनिफिकेशन, इस चीज की जिम्मेदारी कौन लेता है, प्रशिया लेता है। प्रशिया एक एरिया हुआ करता था, ध्यान रखना। प्रशिया के चीफ मिनिस्टर ओटो वॉन बिस्मार्क, प्रशिया के, मैंने बताया था ना अपनी 10th की बुक में इनका वो चीफ मिनिस्टर दे रखा है, तो यही लिखा है ना, प्रशिया के चीफ मिनिस्टर ओटो वॉन बिस्मार्क। इन्होंने गोल बना लिया कि यस मैं मतलब प्रशिया को एक कर, जर्मनी को एक करूंगा प्रशिया की आर्मी से और प्रशिया की ब्यूरोक्रेसी की मदद से। ब्यूरोक्रेसी मतलब इनके जो नौकरशाह लोग होते हैं उनकी मदद से, ठीक है। अब कुछ मेजर इवेंट अपनी बुक में दे रखी है, क्या क्या घटनाएं होती हैं। पहली बात तो 3 वॉर लड़े जाते हैं, मैंने बता दिया था आपको, बुक में ऐसा कोई मेंशन नहीं कर रखा है कब कब लड़े जाते हैं, पर इतना ही लिख के आना है। 3 वॉर किस किस से लड़े जाते हैं, नंबर 1 ऑस्ट्रिया, फिर डेनमार्क और फ्रांस। लगभग 7 साल तक ये वॉर चलते हैं और इसके बाद आपको देखने को मिलेगा हर वॉर में प्रशिया जीतता है। अब वो साम दाम दंड भेद उन्होंने सारी नीति लगा दी थी और फाइनली जर्मनी का यूनिफिकेशन हो गया। कब हुआ फिर फाइनली, एक मतलब कब डिक्लेयर किया जाता है इसको, तो 18 जनवरी 1871, 18 जनवरी 1871। तो 18 जनवरी 1871 को एक असेंबली बुलाई जाती है और इस असेंबली में बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कई सारे प्रिंसेस हुआ करते थे जर्मन स्टेट के, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आर्मी, रशिया के इंपॉर्टेंट मिनिस्टर जिसमें मेन चीफ मिनिस्टर जो थे ओटो वॉन बिस्मार्क, ये भी प्रेजेंट थे। इन सभी ने डिक्लेयर कर दिया एक नया जर्मन एम्पायर। और इस जर्मन एम्पायर का हेड किसको बता दिया, इस जर्मन एम्पायर का हेड बना दिया कैसर विलियम वन, जो प्रशिया के जो मतलब एम्पायर बना रखे थे या रूलर बना रखे थे, इन्हीं को बना दिया जाता है। जो नया जर्मन एम्पायर बनेगा उसका हेड बना दिया जाता है, उसका मेन लीडर बना दिया जाता है। और एक नया जो जर्मनी बना था, ये इस जर्मनी में जो नया जर्मनी कब बना था, 1871 में। इसमें फोकस किया गया था मॉडर्नाइज करने पर, चीजों को मॉडर्नाइज किया गया था, पुराने सिस्टम को खत्म किया गया था, जैसे करेंसी, बैंकिंग, लीगल, जुडिशियल सिस्टम, इन सभी चीजों को क्या कर दिया गया, मॉडर्नाइज कर दिया गया। तो ये है कैसर विलियम फर्स्ट और ये है ओटो वॉन बिस्मार्क, ठीक है। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।